हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल, और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेसिक साइंस सीरीज़ का, जो कि आपके फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन, और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में, और उनकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किए हैं। तो आज ये हमारा पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने डिस्कस किया बोरस मॉडल ऑफ एटम, वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, आइसोटोपस, आइसोबारस और उनकी एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आज हमारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, जिन्होंने अपना मॉडल एक दिया एटम का, जिसे आप कहते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इससे पहले हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। उसकी जो मेन ये थी ड्रॉबैक, वो क्या थी, उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो डिस्कस उसने नहीं किया। तो जो नील्स बोर है, इसका जो एटम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसने क्या किया, इसने इसी चीज़ पे काम किया। इसने डिस्कस किया क्या, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की वो इसने डिस्कस की। तो जो इसका मॉडल है, इसके जो मेन दो पोस्टुलेट्स हैं वो हैं पोस्टुलेट नंबर 1 और पोस्टुलेट नंबर 2। तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसने क्या बताया, इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड है ऑर्बिटल्स, ठीक, ऑर्बिटल्स, ठीक है, या हम कहेंगे शेल्स। ठीक है, इसके अराउंड क्या है, शेल्स, और इन शेल्स में क्या होते हैं, इन शेल्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इसने बोला था जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन फिर ये इनकी स्टेबिलिटी जो है इस एटम की वो डिस्कस नहीं कर पाया। तो डिस्कस जो कि स्टेबिलिटी है ये डिस्कस किसने की, बोरस मॉडल ऑफ एटम ने। इसने क्या बोला, इसने बोला जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। ठीक है, किन में होते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं रिवॉल्व करते हैं किस में, जो स्पेशल जो सटन ऑर्बिट्स होते हैं, जिन्हें हम शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, उन्हीं में ये सिर्फ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व करते हैं, ये जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो दो चीज़ें इसने बताई। पहले इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किन में, स्पेशल ऑर्बिट्स में। ठीक है, जो क्या होते हैं, डिस्क्रीट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, ठीक है, खाली इन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा, जब ये रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये तब एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करते हैं। और जब ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये फॉल किस में नहीं करेंगे, न्यूक्लियस में, ये तब फॉल नहीं करेंगे, और ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे में अपने अपने ऑर्बिट्स में। तो ये चीज़ इसने बताई। तो इसीलिए इस जो इसने काम किया इस पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला। कब, 1922। किस पे मिला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। ठीक है, जो इसने इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्कस की। दीज ऑर्बिटल्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और इन ऑर्बिटल्स या इन शेल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, उन शेल्स या ऑर्बिट्स को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के, एल, एम एंड एन। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, इसकी नंबरिंग क्या होती है, ये होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये शेल 1 और ये शेल 2, शेल 3 और शेल
ठीक है। जो पहला वाला शेल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम के, और दूसरे वाले को कहते हैं एल, एम और एन। और नंबरिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं 1 2 3 और 4, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो के एल एम एंड एन इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शेल्स। ठीक है, इन्हीं में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये शेल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली होती है एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करते हैं रिवॉल्व। ठीक है, तो किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, n क्या है, n होते हैं एनर्जी लेवल इंडेक्स। ठीक है, 1 2 और 3, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। के लिए वैल्यू है n का 1, इसीलिए इसी तरह l के लिए n का वैल्यू है 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है k में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे ऐसे, के लिए n का वैल्यू क्या है 1 और स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 2 1 जार 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने होते हैं 2। इसी तरह एल में देखेंगे के एल 2 ऐसे रहेगा, तो एन का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 2 जार 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने हैं, इसमें 8। इसी तरह m की बात करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, तो m के लिए n का वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू हो गया 18। और इसी तरह के एल एम और एन के लिए एन की बात करेंगे 2 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जार 16, 16 इंटू 2 हो गया 32। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू है 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो के शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, एम में के एल में 8 और एम में 18 और एन में 32। तो यहाँ पे क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। जो लेकिन आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें खाली आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कोई ये आपके पास है एटम है, जो भी इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, चाहे के होगा, एल होगा, एम होगा या एन होगा, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा मैक्सिमम, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 8 के बराबर। यानी कि 8 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी आउटर मोस्ट शेल में। जो इलेक्ट्रॉन्स है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 9 10 11 नहीं हो सकते, सिर्फ हो सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो होते हैं 8। ये पॉइंट आप नोट करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल ऑनली। देखिए फॉर एग्जांपल कोई एटम है, इसमें कितने शेल्स है, के एल एम और एन। जब तक के पूरा क्या होगा, एकोमोडेट नहीं होगा इसमें, जब तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं होंगे तब तक जो आउटर जो ये है शेल्स वो तब तक फिल नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एटम है, कोई एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है टोटल फॉर एग्जांपल 4 है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले वाले के में कितने आएंगे, 2 आएंगे, एल में कितने आएंगे, उसमें फिर जो बाकी रहेंगे वो एल में आएंगे। तो जब तक पहला वाला के वाला शेल जो है ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक एल वाला जो है तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले कौन सा जो है शेल ये होगा कंप्लीट, पहले के वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एल वाला हो जाएगा, इसी तरह एम। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एटम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12। तो पहले आएगा के शेल, इसमें कितने आएंगे 2। फिर कौन सा आएगा के एल, इसमें कितने आएंगे, इसमें आएंगे 8। ठीक है, के एल, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है एम शेल। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, फिर कितने रह गए 2, तो इसमें आएंगे 2 यानी कि 12। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा फिल किया, के शेल, उसके बाद हमने एल किया, उसके बाद हमने एम किया। तो ये कि इस मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है, हमें पहले जो फिल करना है वो कौन सा करना है, के वाला, उसके बाद एल और इसके बाद एम। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम के को पहले ऐसे रखेंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे तो पहले हम एल में रखेंगे ना। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकोमोडेट हो जाएंगे वो एल में होंगे, के में होंगे, उसके बाद एल और उसके बाद एम में हो जाएंगे अकोमोडेट। ठीक है, तो ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ये कहता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किन में रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, जिन्हें हम शेल्स भी कहते हैं। और उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएट एनर्जी नहीं करते हैं, ठीक है। जो शेल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। और डिनोट कैसे करते हैं वो, या रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, वो ठीक है। और हम सीरियली इनको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, पहले के, एल, एम और एन, ऐसे हम सीरियली इनको करते हैं फिलअप। और फार्मूला क्या है इसके लिए, 2n स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए अभी कंसेप्ट है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है शेल वर्सेस सब शेल और ऑर्बिटल। इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए शेल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल। शेल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल, ठीक है। एंड ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब द मोस्ट प्रोबेबल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड विद इन द गिवन शेल। देखो जो एक शेल है, शेल में ही होते हैं कौन से, ऑर्बिटल्स, शेल के अंदर ही होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। और शेल क्या होता है, शेल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल, और ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्क्राइब करता है मोस्ट प्रोबेबल रीजन वायर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड विद इन ए शेल। यानी कि ऑर्बिटल में ही होती है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो कौन ये करता है, डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिटल ही डिस्क्राइब करता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे प्रेजेंट वो होंगे, ठीक है। यही कहता है द मोस्ट प्रोबेबल रीजन वायर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। यानी कि ये ऐसे रीजन होते हैं कौन, ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो शेल के अंदर ही होते हैं ऑर्बिटल्स। देखिए होता क्या है, पहले होते हैं शेल, ठीक है, पहले है शेल, ठीक है, पहले आता है शेल। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा शेल है। और शेल के अंदर क्या होते हैं, शेल के अंदर होते हैं दो सब शेल्स होते हैं, ठीक है। शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, और सब शेल के अंदर फिर होते हैं ऑर्बिटल। ये फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल और ये है एक ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये है के शेल, एल, एम और एन, ठीक है। के शेल में कितने होते हैं, सब शेल्स, के शेल में होते हैं सब शेल एक, और एल शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, इसमें 2 सब शेल्स होते हैं, और एम में होते हैं 3 सब शेल्स, ठीक है। और एन में कितने सब शेल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन सा सब शेल्स, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ, कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ, इनको बोलते हैं सब शेल्स। एस, पी, डी और एफ, इनको बोलते हैं सब शेल्स। तो के शेल में कितने सब शेल होते हैं, एक, कौन सा सिर्फ होता है इसमें एस सब शेल, के शेल में खाली होता है एस सब शेल। और एल में कौन कौन सा होता है, एस और पी, एस और पी ये किस में होते हैं, एल में। और एम में होता है एस, पी और डी, और एन में होता है एस, पी, डी और एफ, यानी कि 4 सब शेल, ठीक है। तो आप याद रखिए कि शेल के अंदर होता है, शेल के अंदर होता है, शेल के अंदर होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर होता है फिर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और के शेल के अंदर होते हैं एक ही सब शेल होता है, एल के अंदर 2, एम के अंदर 3 और एन के अंदर 3। और सब शेल कौन कौन सा, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एवरी शेल कैन अकोमोडेट इज 32। हर किसी शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 32। आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें कितने सब शेल्स हैं, इसमें टोटल है 4 सब शेल्स। सब शेल एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हर किसी सब शेल में, देखिए यहाँ पे हर किसी सब शेल में आएंगे, यहाँ पे एस में आते हैं 2 सब शेल्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एस सब शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो पी होता है, पी में होंगे कितने, यानी कि हर किसी को आप मल्टीप्लाई करिए 2, 3 2 जार 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 10 आएंगे, 2 5 जार 10, और इसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितना आएगा, 14 + 10 24, 24 + 6 30, 30 + 2 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। 2 शेल होता है, एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर इस एम की बात हम करेंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें 10, इसमें 6 16, और इसमें 2, इसमें 18, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 2 जार 6 6 और 2 आगे 8। और इसमें कितने आएंगे, इसमें आएंगे 2।
2, 8, 18 और 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड किन में, शेल्स में, के, एल, एम और एन में। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, शेल के अंदर होते हैं सब शेल और सब शेल के अंदर होते हैं फिर ऑर्बिटल्स। और सब शेल शेल कौन कौन सा हमारा, के, एल, एम और एन, ये क्या हमारे, ये हमारे शेल्स। और सब शेल कौन कौन सा है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एस सब शेल और ये है पी सब शेल। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो पी में कितने होते हैं, 6। और इसी तरह डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में होते हैं 40 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर अरेंज्ड इन शेल्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स किन में होते हैं, शेल्स में होते हैं। और हर ईच शेल कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर सब शेल्स। हर किसी शेल में एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होते हैं। एंड सब शेल्स कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हर किसी सब शेल में क्या होते हैं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सब शेल है द सेम एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक किसी सेम सब शेल में होंगे, फॉर एग्जांपल एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो ये सेम सब शेल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में एस में, तो इनकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो ये बता रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी सेम सब शेल में, उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहती है। वायर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स है डिफरेंट एनर्जीज। और जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन्स एस और पी में होंगे, इनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। इसी तरह पी और डी या एफ, ठीक है, आपस में इनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। ठीक है, जो डिफरेंट सब शेल्स में होंगे। और जो कॉमन सेम सब शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो होती है क्या एनर्जी, वो सेम रहती है। ई सब शेल इंक्लूड्स वन और मोर ऑर्बिटल। ठीक है, हर किसी सब शेल में एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये साइज करता है, एटम के साइज पे फिर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास हैं 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सा, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो हर किसी देखिए एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एस में है 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। डी में कितने, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। और इसी तरह एफ में कितने हैं, 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब शेल्स एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इस सब शेल में कितने होंगे ऑर्बिटल, इसमें होंगे 2, सॉरी 1, इसमें होगा 1 सब ऑर्बिटल। ठीक है, 1 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। और इसमें पी में कितने होंगे, पी में होंगे 3 ऑर्बिटल्स। और इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 5 ऑर्बिटल। और इसमें होंगे 7 ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम निकालेंगे, इनको हम ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो 2 1 जार 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट और ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो ये आप याद रखना। टोटल ऑर्बिटल्स है हमारे पास, सब शेल्स है कितने, 5, एस, पी, डी और एफ। और ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। देखिए के वाला के शेल है ना, के शेल, इसमें सब शेल्स कितने, एक, कौन है, एस। ठीक है, और के एल, एल के लिए क्या है, एल में 2 सब शेल्स, कौन कौन सा, एस और पी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एल और एम, एम, ठीक है, एम वाला 3 सब शेल्स हैं, कौन कौन सा, एस, पी और डी। इसी तरह एम और एन, एन सब शेल, कौन कौन सा इसमें सब शेल है, एन, एन शेल में एस, पी और डी और एफ, ये इसमें सब शेल्स है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वैलेंसी। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। ठीक है, तो 8 से नीचे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। 8 से ज़्यादा किसी भी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियस है और ये होते हैं शेल्स फॉर एग्जाम्पल। और अगर ये शेल है के और ये एल, ये किसी का कोई एटम है, इसमें टोटल 2 ही शेल है, के और एल।
और एल क्या है इसका, एल इसका है आउटर मोस्ट शेल, एल क्या है आउटर मोस्ट शेल। और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बोहर और बरी ने जो हमें स्कीम बताई यही कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो किस में होंगे, आउटर मोस्ट शेल में, वो कितने होंगे, 8। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर किसी एटम में 8 से कम है, फॉर एग्जांपल 7 है किसी में, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मेरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में वो स्टेबिलिटी के लिए कितने हो बन जाए, 8 बन जाए। तो इसको क्या है, इसको रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इसी तरह या किसी का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6। आउटर मोस्ट शेल में किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कितने चाहिए, और 8 के लिए और 2, ताकि अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करे। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना। ठीक है, किसको, ताकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बन जाए, 8, ताकि ये स्टेबल बन जाए। देखिए अगर किसी एटम में जो आउटर मोस्ट है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो ये इनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या चाहे एक करेगा या 2 करेगा, जितने भी इसको रिक्वायर होंगे उस हिसाब से ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऑलरेडी हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसको नहीं चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे कहेंगे हम ये स्टेबल है। क्या है, ये स्टेबल है। और इसकी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी जो है वो है 0। और जो ये है 7 वाला, इसकी वैलेंसी है 1, और 6 वाला इसकी वैलेंसी है 2। तो यहाँ पे हम वैलेंसी कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको जो एटम को जो रिक्वायरमेंट है किन की, इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करे। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या, इस एटम की वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, ये होती है एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो देयर फोर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या मतलब डिस्क्राइब करती है कि एक जो एटम है ये कितना इजीली, ठीक है, कंबाइन करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, ताकि ये क्या बन जाए, ये स्टेबल बन जाए। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हम एग्जांपल, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। ठीक है, तो अगर हम पहले शेल्स की बात करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले होगा के शेल और एल शेल। के शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर एल शेल में कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो 4 + 2 हो गए 6। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के लिए 2 सिचुएशंस हैं, कितनी हैं, 2। देखिए इसको ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, इसको 8, इसके पास लेकिन कितने, 4। या तो इसको 4 करने पड़ेंगे गेन, या फिर लूज करने पड़ेंगे 4। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका जो न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन्स, वो न्यू एक्स्ट्रा 4 जो इलेक्ट्रॉन्स वो हैंडल नहीं कर सकता है। और ना ही ये लूज कर सकते हैं 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ये लूज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये दोनों जो है गेन और लूज करना, ये इसके लिए मतलब मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से क्या करता है, ये फिर शेयर करता है, ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं वो शेयर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कार्बन, कार्बन के एटम है, कार्बन 1 और कार्बन 2। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसके भी 4 हैं। तो इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 4, और इसको भी कितने चाहिए, 4। ये वाला कार्बन क्या है, ये इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे शेयर अपने 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हुई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है वो रहेगी +-4। ठीक है, +-4 इसकी वैलेंसी रहेगी। तो कार्बन क्या यहाँ पे क्या करता है, शेयरिंग। तो 3 तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या फिर गेनिंग की वजह से गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लूज करेंगे, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से जो ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है हर किसी एटम का। अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 2।
तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बन गए स्टेबल, क्योंकि के के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। और एल के लिए कितने चाहिए, 8, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, हीलियम की वैलेंसी होगी यहाँ पे 0, हीलियम की वैलेंसी होगी 0, ठीक है। तो ऐसे हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। देखिए हम ये पढ़ते हैं, एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू possess एन ऑक्टेट, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन के जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या कहते हैं, ये इसके पास ऑक्टेट बराबर है, ठीक है। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ना गेन करने की ना लूज करने की, क्योंकि इसके पास बराबर ऑक्टेट अपना है, ठीक है। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. तो atoms react क्यों करते हैं, ताकि इनका जो outermost shell है उसमें जो इनका octet है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि outermost shell में इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर, 8 के बराबर, ठीक है। दस दिस वाज डन बाय शेयरिंग गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे, ये जो ऑक्टेट है ये कैसे ये कंप्लीट करते हैं, या तो ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयर करेंगे। तो 3 तरह से ये ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो जाता है, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे ये कर सकते हैं क्या, ऑक्टेट अपना कंप्लीट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखो तो इनको अभी रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये कितना, ये मुश्किल है ना इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। तो गेन करने से ईजी होगा इनको, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है या तो ये शेयर करेंगे किसी दूसरे के साथ, ठीक है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, या तो दूसरी सिचुएशन इनके लिए लॉस ही कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए, या तो शेयर करेंगे या लॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे आपस में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसके साथ अपना करेगा और ये अपना इसके साथ। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए इनके के शेल में इलेक्ट्रॉन्स बराबर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे शेयर उन्होंने किए अपने इलेक्ट्रॉन और ये बन गए स्टेबल। तो यहाँ पे जो नया कंपाउंड बना H2, तो H2 क्या बन गया यहाँ पे, कंपाउंड। वही बता रहा है कि ये ऐसे फॉर्म करता है फिर केमिकल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी। अब अगर ये क्लोज है, इसकी फुल कैपेसिटी के क्लोज है, यानी कि 8 के क्लोज है, यानी कि 7 है या 6 है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम तो यहाँ पे हमने वैलेंसी जो है डिस्कस की। तो वैलेंसी क्या है, हिनस इट इज वैलेंसी डिटरमाइंड बाय द सबट्रैक्टिंग वैलेंस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स अस अ वैलेंसी ऑफ 1 ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। देखिए तो यहाँ बात करेंगे हम फ्लोरीन की भी। देखिए फ्लोरीन में अगर बात करेंगे, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें होते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8। तो इसकी ज़रूरत है खाली 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8 की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी होगी कितनी होगी, +1, ठीक है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, +1, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लोरीन जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसको खाली एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो इजीली ये गेन करता है, ठीक है। तो +1 है इसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए टोटल जो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स कितने, 18 ग्रुप्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक, ठीक है। देखिए जो ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 ये वाला, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम
अल्कली मेटल्स, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। और ये जो ग्रुप नंबर 2 है ये वाला, इनको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये वाला आप अभी छोड़ दीजिए, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनको रहने दीजिए अभी। इसके बाद है एक और ग्रुप, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये वाला 3 4 5 6 7 8। ये देखिए जो ग्रुप 1 है इनकी जो वैलेंसी है +1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे करके सीशियम और फ्रांसियम, इनका जो वैलेंसी है वो है किसके बराबर, 1 के बराबर। और ग्रुप नंबर 2 का इनकी वैलेंसी क्या है, +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम। देखिए +1 का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन इनने लॉस किया है या शेयर करेंगे। इसी तरह इनके लिए भी जो ये यहाँ पे +2 है, ये भी क्या करेंगे, ये लॉस करेंगे, ठीक है, लूज करेंगे +2। तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी +2। अब ग्रुप 3 की बात करें, यहाँ पे +3। अब कार्बन की बात करें, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ग्रुप 4 की, या होगी इनकी -4 या +4। क्यों, या तो ये गेन भी करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन या लूज भी करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इनके लिए दोनों सिचुएशंस प्रेजेंट है। इसी तरह फिर ये लास्ट वाले 3 इनकी क्या है, इनकी नेगेटिव वैलेंसी -3, -2 और -1। देखिए फ्लोरीन की हमने अभी देखी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये, इनकी क्या है, इनकी जो वैलेंसी है ये है -1। तो इस वजह से होते हैं हाईली रिएक्टिव। अब देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडॉन, ग्रुप नंबर 8, इनकी वैलेंसी है 0। तो इसका क्या मतलब, ये स्टेबल होते हैं, इनको बोलते हैं इनर्ट, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट केसेस हम इनको बोलते हैं। इनर्ट केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ग्रुप नंबर 1 और 2, 1 2 ऐसे आप याद रखिए, 1 2 3 4, फिर रिवर्स होएगा -3, -2, -1 और लास्ट पे 0 इनर्ट गैसेस का, ठीक है। तो यह यहाँ पे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पे दिखाया कि ग्रुप 1 का क्या है वैलेंसी, तो ऐसे आप वैलेंसीज याद करेंगे, ठीक है। तो होप यहाँ पे आपको वैलेंसी का कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। तो वैलेंसी को अगर डिफाइन करेंगे तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है एक एटम की, चाहे वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा या फिर शेयर करेगा, उस हिसाब से हम फिर वैलेंसी निकालते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे कि आपको पता ही है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स, ये आपको पता ही है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। प्रोटॉन्स जो होते हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स। The charge of a proton is 1 e, which corresponds to approximately 1.602 into 10 raised power -90 कूलम। तो इसका जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 1.602 इंटू 10 रेज़ पर -19 सी कूलम, सी स्टैंड फॉर कूलम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका चार्ज क्या होता है। ये हम अक्सर किसके बराबर लेते हैं, 1 e के बराबर। तो 1 e किसके बराबर होता है, 1.602 इंटू 10 raised to power -19 C. The mass of proton is approximately 1.672 into 10 raised to power -27 kg। तो इसका ये मास है 1.672 into 10 raised to power -27 kg। तो ये वाला चार्ट आप याद रखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रोटॉन्स आर ओवर 1800 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो 1800 टाइम्स ग्रेटर होता है, 1800 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। या कभी कभार हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 2000, तो कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है 2000, ठीक है, या 1800 या 2000। तो जो मास होता है किसका, प्रोटॉन का, ये होता है 1800 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या होता है एक्चुअली, ये इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज दी
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। ये हम आगे फिर और डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ें हम आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें याद रखनी है। प्रोटॉन्स का इनका चार्ज होता है पॉजिटिव, और किसके बराबर होता है 1.602 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम, और मास होता है 1.672 इंटू टेन पावर माइनस 27 kg, और इसका जो मास होता है वो 1800 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस में ये होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, किन में, शेल्स में। तो इसके बाद दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये कौन सा है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं चार्जलेस, ये भी आपको पता ही होगा, चार्जलेस होते हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ होते हैं, ये भी होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो डिस्कवर किसने किया, ये चैडविक में, जे चैडविक, जेम्स चैडविक, इन्होंने ये डिस्कवर किए हैं, कौन से, न्यूट्रॉन्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका चार्ज क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, और मास इनका होता है इक्वल टू प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास होता है इतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का। और जो मास नंबर है वो किसकी वजह से होता है, मास जो एटम का होता है वो होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस में होते हैं, ये भी होते हैं न्यूक्लियस में ही। ठीक है, इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर एन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयर फॉर गिवन बाय द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास किसके बराबर होता है, जो एटम का मास होता है ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनकी वजह से एक्चुअल मास होता है, और दोनों कहाँ पे होते हैं, दोनों होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसका भी मास कितना होगा, 1.674 इंटू टेन रेज़ पर माइनस 27। आप देखिए बराबर इसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्जलेस होते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, different isotopes of an atom element have the same number of protons but vary in the number of neutrons present in the respective nuclei। देखिए, जो आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम। जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, बट उनमें वेरी क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें डिफरेंट होते हैं। ये हम आगे देखेंगे आइसोबार्स में और आइसोटोप्स में, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये न्यूट्रॉन के बारे में याद रखना है, एक तो चार्जलेस होते हैं, डिस्कवर किसने की, चैडविक ने। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें खाली होता है एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन होता है इसमें, और इसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी जो आइसोटोप्स हैं न्यूट्रॉन के, सॉरी हाइड्रोजन के, उनमें होता है प्रोटॉन, लेकिन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन नहीं होता। ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। जो पहला वाला आइसोटोप है जिसको हम सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन नहीं होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो बाकी के 2 हैं उनमें होते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का हम लेते हैं 1e, -1e। देखिए यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन में +1e, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1e। तो इनका चार्ज जो है, चार्ज सेम है, लेकिन बस अपोजिट है, ये माइनस है वो प्लस है, यानी कि -1.602 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 19 c कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 31। तो बहुत कम मास होता है, यानी कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1800 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये आपको, ये फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ड्यू टू रिलेटिवली नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इग्नोर्ड। तो जो ये बहुत ज़्यादा कम मास होता है, तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं मासलेस, यानी कि इनका जो मास होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल, ये जो है, ये टेबल आप याद रखिएगा। देखिए, प्रोटॉन रिलेटिव चार्ज इसका 1, न्यूट्रॉन का 0 है क्योंकि चार्जलेस है, इलेक्ट्रॉन का है -1। ठीक है, अब देखते हैं मास, इसका है 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, इसका 1/2000। ठीक है, मैंने बोला था या 1/1800 या 1/2000। ठीक है, इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का।
अब देखते हैं चार्ज, इसका -1.602, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन का और इसका न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये होते हैं चार्जलेस। यहाँ आप डायग्राम पे देख सकते हैं, सेंटर में क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है डायग्राम इसकी। तो तो होप आपको ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, ये इनके बारे में जो भी मैंने बताया ये समझ आया होगा। तो चलिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट इज एटॉमिक नंबर। तो कौन डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर क्या है किसी एटम का, इसके प्रोटॉन्स कि कितने प्रोटॉन्स इसमें होंगे, तो वही होता है इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। इसी तरह हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में कितने प्रोटॉन्स है, हीलियम में प्रोटॉन्स है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है इसका 2। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है कोई, या एटम है कोई, ये वाला, ये सिंबल है एलिमेंट का। और Z क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉजेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन में खाली एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इसी तरह कार्बन का एक एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, वो 6 होंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा कंसेप्ट है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेटर ए से, कैपिटल लेटर ए। तो एटॉमिक जो मास नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए, अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। तो मास नंबर ए किसके बराबर होगा, जेड प्लस एन। तो ये आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, देखिए ये फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स है, टोटल टोटल प्रोटॉन्स है इसमें 6, तो Z इज इक्वल टू 6। और मास नंबर क्या है इसका 6, तो इसका मतलब क्या है, अगर A इज इक्वल टू 6 और Z किसके बराबर है, Z भी है 6 के बराबर, तो N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, वो भी 6 के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पर 12 है, ठीक है। मास नंबर इसका 12 है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये कितने हैं, 6 6 प्लस 6 हुआ 12, ठीक है। तो मास नंबर किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो दोनों कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम में। हिनस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो खाली हम न्यूक्लियॉन्स किनको बोलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। देयरफॉर द मास ऑफ द एटम रेजाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो इसका क्या मतलब है, जो मास होता है किसका, एटम का, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये न्यूक्लियस है पूरा, मास जो होता है वो किस में होता है, वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। बाकी अराउंड क्या होता है, ये शेल्स होते हैं, इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, वो बहुत कम होता है। तो मास जो है ये पूरा किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। और दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो जो पूरा मास है एटम का वो कहाँ पे रिजाइड करता है, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12, यानी कि मास कितना है कार्बन का, 12 यूनिट्स, जैसे यहाँ पे हमने देखा 12 यूनिट्स। बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर, पर ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर ए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और मास नंबर ए से, और ए किसके बराबर होता है, जेड प्लस एन। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है।
देखिए इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप्स और आइसोबार्स। पहले हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो एटम है हमारे पास, ये एटम ए है और ये एटम बी है। ठीक है, अगर इनके प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स इसमें होंगे उतने प्रोटॉन्स इसमें होंगे। और प्रोटॉन्स ही क्या होता है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होगा जो आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स है ए और बी, ये क्या आपस में आइसोटोप्स है, तो इनमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर इनका सेम रहता है। ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर और नोन एज आइसोटोप। लेकिन इनमें क्या फिर डिफर करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफर करेगा क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो होता है डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन 1 को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम, और इसको कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, इसका मास नंबर है 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? पी यहाँ पे 1 है, P+1 और P+1। आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स यहाँ पर सेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिफर कर रहा है? फिर यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सिंपल हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते न्यूक्लियस में। और हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 1 सिंगल न्यूट्रॉन है। और इसमें कितने हैं? इसमें 2 न्यूट्रॉन्स है। तो वेरी क्या करता है आइसोटोपस में? आइसोटोपस में वेरी करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेगा इनमें, खाली चेंज होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे सेम रहते हैं। ये FAA के पेपर में आया था ये क्वेश्चन शायद, हाँ। तो आप ये चेक करना क्वेश्चन क्या आया था, इसी के रिगार्डिंग आया था कि मतलब आइसोटोपस में क्या चेंज होता है और क्या डिफर करता है और क्या सेम रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें सेम ही रहते हैं। ठीक है, खाली इनमें चेंज क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर डिफरेंट होता है। प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स ही को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ मैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये रहता है सेम, या प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी रहता है सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी रहता है सेम। खाली डिफर क्या करता है? मास नंबर ये डिफरेंट होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी क्या होता है? ये डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन एटम इट है 3 आइसोटोप्स। देखिए ये हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H, 1 ये क्या है? ये वाला 1 ये है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या है? ये है मास नंबर। इसी तरह ड्यूटेरियम D और ट्राइटियम T। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1। हर किसी का एटॉमिक नंबर सेम ही है क्योंकि प्रोटॉन हर किसी में एक ही है, बट मास नंबर डिफर करता है 1, 2 और 3। क्योंकि इसमें इसका मास नंबर क्या है? 1, इसका मास नंबर है 2, इसका मास नंबर है 3। देखिए क्यों? इसमें खाली एक प्रोटॉन है। मैंने आपको फार्मूला एक बताई थी, A = Z+N। देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 1, न्यूट्रॉन्स 0, तो इसका मास नंबर होगा 1 के बराबर। अब इसकी बात करेंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 1 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1, तो इसका जो मास नंबर है वो होगा 2। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? ट्रिटियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन्स हैं 2, 2+1 = 3। तो इनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल है कार्बन की। ये देखिए C6 12 और C6 14। देखिए एटॉमिक नंबर इनमें सेम है 6, खाली फिर वेरी क्या करता है? इसमें 6 होंगे, फिर क्या? इसमें 6 होंगे न्यूट्रॉन, इसमें होंगे 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 8। तो मास नंबर इनका डिफरेंट है, इसका मास नंबर है 12 और इसका मास नंबर है 14। ठीक है, तो ये आपको निकालना आएगा। कभी कभार इसमें भी न्यूमेरिकल आती है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए फार्मूला क्या है? A = Z+M। पहले कार्बन में देखते हैं मास नंबर क्या है इसका? 12। ठीक है, मास नंबर 12। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? तो n निकलेगा 6 के बराबर यहाँ पे। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे मास नंबर कितना है? मास नंबर है यहाँ पे 14। ठीक है,
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी, 6 + n। तो यहाँ n किसके बराबर आएगा, n आएगा यहाँ पे बराबर 8 के बराबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे 8। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, क्लोरीन है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 17 और 17 है, एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ मास नंबर वेरी कर रहा है, 35 और 37। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो हर कोई जो एक जो ये होता है आइसोटोप होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वो सिमिलर होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव आता है अक्सर एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द आइसोटोप्स इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, वो होती है डिफरेंट। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स, अगर किसी एलिमेंट की कोई आइसोटोप है ही नहीं, नहीं कि कोई भी आइसोटोप है नहीं, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो मास होगा, एटम का मास होगा, वो किसके बराबर होगा, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसका जो मास नंबर होगा ये बता रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन है, जो आइसोटोप्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हमें काम आते हैं, देखते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो किस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 ये क्या है, यह आइसोटोप यूरेनियम का, ये किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एज ए फ्यूल। इसी तरह आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, ये किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ये किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, ठीक है, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है गोइटर। तो जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन है ये किसके ट्रीटमेंट में ज़रूरत आता है, ये आता है गोइटर के इसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है फिर। अभी लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, वो है आइसोबार्स। देखिए आइसोबार्स डिफर इन एटॉमिक नंबर, ये अपोजिट है किसका, ये अपोजिट है आइसोटोप्स का, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट हैव द सेम मास नंबर। इनमें क्या होता है, इनमें मास नंबर ए जो है ये सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ये एटम 1 है, ये आइसोटोप सॉरी ये आइसोबार 1 है और आइसोबार 2, इनमें क्या होगा, जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी ए यानी कि मास नंबर रहेगा सेम, जेड इनका चेंज रहेगा, फॉर जेड ये जेड डैश है, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे सेम, और डिफर कहाँ पे करेंगे ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। तो इनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या हम कहेंगे नंबर ऑफ, या हम कहेंगे मास नंबर रहता है इनका सेम, ठीक है। हम दो एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन और जिसका एटॉमिक नंबर है 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। अब देखिए एटॉमिक नंबर 20 है यहाँ पे, इसका मतलब है इसमें होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, इसका मतलब है इसके प्रोटॉन्स होंगे 18, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 18, ठीक है। बट द मास नंबर ऑफ द बोथ दिस एलिमेंट इज 40, लेकिन इनका मास नंबर जो है ए इनका सेम है, वो कितना है, वो है 14, ठीक है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा इनमें, वो सेम होगा। न्यूक्लियॉन्स किनको हम बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स हम बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो आइसोबारस किनको हम कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा, बट मास नंबर जो है वो क्या होगा, वो रहेगा सेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यहाँ पे देखिए 16, 17 और 18 इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि हम जिससे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए आप मास नंबर 40 और 40 इनका मास नंबर क्या है, ये सेम है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में हम देखेंगे प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें 16 और इसमें 17 है, इसमें 17, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, न्यूट्रॉन्स इसमें 24 है, न्यूट्रॉन्स इसमें 23 है और न्यूट्रॉन्स इसमें 22 है। जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं
उसमें उतने कम न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि कुल मिला के क्या है, इनका जो एडिशन है वो रहेगा सेम, यानी कि 40 के बराबर। 24 + 16 इज इक्वल टू 40, 23 इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 40। और तो यही एक यहाँ पे पॉइंट है मेन, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन वो रहेगा सेम, यानी कि 40। और डिफर क्या करेगा इनमें, इनमें डिफर करेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है डिफरेंट, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंट, ठीक है, प्रोटॉन्स होंगे डिफरेंट, ठीक है, या ऐसे एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। इस तरह न्यूट्रॉन्स भी होंगे डिफरेंट, ये भी डिफरेंट ही होंगे। और सिर्फ क्या होगा इसमें कॉमन, क्या होगा सेम, क्या होगा सेम होगा सिर्फ मास नंबर, मास नंबर या ए, ये क्या रहेगा, ये रहेगा सेम। तो ये थे आइसोबार्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं हम इनको 100% एक्यूरेसी के साथ हम इनको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, एट ए टाइम हम दोनों को 100% एक्यूरेसी के साथ हम इसको इनको क्या कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, पोजीशन और स्पीड, या जिसे हम स्पीड को हम या मोमेंटम की हम बात करेंगे, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन और स्पीड, यानी किसकी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड। ये एट ए टाइम अगर हम कोशिश करेंगे कि हम इनको मेजर करेंगे एट ए मतलब साइमल्टेनियसली, तो हम ये परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हम मेजर नहीं कर सकते। इसी की बात कर रहा है कौन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देयर विल ऑलवेज बी सम एरर और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो अगर हम दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटीज़ हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही इसमें याद रखना है, तो कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, यही कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, कौन सी, पोजिशन और स्पीड या मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम इनको साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर वहाँ पे ज़रूर आएगा। इसके बाद है स्टॉक इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। स्टॉक इफेक्ट क्या कहता है, फिनोमिना ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से। फॉर एग्जाम्पल यह है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जिस पाथ में ये चल रहा था ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से, ठीक है। तो ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से, कि जो जब डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक इफेक्ट। और जीमैन इफेक्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जीमैन इफेक्ट में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो जीमैन इफेक्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई टॉपिक लगता है आपको रह गया, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर लगता है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक जितना भी मैंने पढ़ाई है सफिशेंट है, इतना ही, मतलब इसी के आसपास ही आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाहर नहीं आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आया होगा। तो जो भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए यहीं पे आज का लेक्चर जो है एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।